नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप लोगों का आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में। आज हम आपकी जिस टॉपिक की चर्चा आपसे करेंगे वो है ब्रिटिश भारत में या फिर देसी रियासतों पर ब्रिटिश परमसत्ता का विकास। महत्वपूर्ण टॉपिक है देसी रियासतों पर ब्रिटिश परमसत्ता का विकास। अब देखिएगा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पहले या ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता में आने से पहले की स्थिति को अगर देखा जाए, रियासतों के पहले की स्थिति को देखा जाए तो रियासतों पर जो छोटी छोटी रियासतें थी उन पर परम सत्ता के रूप में मुगल परम सत्ता काम कर रही थी। कौन? मुगल परम सत्ता काम कर रही थी। अब जैसे ही मुगल सत्ता का अंत हुआ तो उनके पश्चात जो रिक्तता की स्थिति उत्पन्न हुई, उस रिक्तता को एक सीमा तक मराठों ने भरने का प्रयास किया, लेकिन मराठे इस प्रयास में विफल हो गए। अंततः आपके उस रिक्तता को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है, या अंग्रेजी सरकार को आपके उस रिक्तता को पूरा करने का श्रेय जाता है। अब अंग्रेजी सरकार ने जब आपके उस रिक्तता को पूरा किया तो देखिए वहीं से ब्रिटिश सरकार के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रियासतों के संबंधों की शुरुआत हुई कि किस प्रकार के संबंध रियासतों ने कंपनी सरकार से स्थापित किए। अगर के एम पनिक्कर की बात की जाए, हम आपके बात करें, देखिए रियासतों पर ब्रिटिश परम सत्ता का विकास, रियासतों पर ब्रिटिश परम सत्ता का विकास। अगर इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, देखिए अगर के एम पनिक्कर की बात की जाए जिन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास का लेखन किया है, ठीक है, के एम पनिक्कर ने कहा है कि भाई रियासतों के साथ संबंधों के मामले में रियासतों को कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक तो वे रियासतें जो विभिन्न संधियों के आधार पर आपके पूर्ण स्वतंत्र व्यवहार किया करती थी, विभिन्न संधियों के आधार पर पूर्ण स्वतंत्र व्यवहार किया करती थीं। और दूसरा आपके कौन सी रियासतें थीं? वे रियासतें आती थीं जिनके अंतर्गत आपके संधियों के आधार पर प्राप्त अधिकारों का प्रयोग उन रियासतों के द्वारा किसी बड़ी सत्ता के नियंत्रण में रहते हुए किया जाता था। यानी कि संधियों से आपके अधिकार प्राप्त किए और उन अधिकारों का प्रयोग वो किसी बड़ी सत्ता या परम सत्ता के नियंत्रण में रहते हुए करती थी। ठीक है, और तीसरी, जिनके अधिकार आपके विभिन्न घोषणा पत्रों पर आधारित हुआ करते थे, वो आपकी रियासतें थी। लेकिन एक बात हमको आपके रियासती मामलों में देखनी होगी कि यहां पर देखिए प्रारंभिक ब्रिटिश काल में विभिन्न गवर्नर जनरल आए, उनके खुद के व्यक्तिगत विचारों, उनकी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर रियासतों के साथ संबंधों में बदलाव देखने को मिलता है। ये आपके एक विशेष बात है कि गवर्नर जनरल जो कि आपके सर्वोच्च सत्ता के रूप में यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के यहां आए थे, उनकी महत्वाकांक्षाओं और उनके विचारों ने रियासती संबंधों को कई बार मोड़ दिया है। ठीक है, एक विलियम ली वार्नर नाम के इतिहासकार हुए हैं। विलियम ली वार्नर के द्वारा अपनी एक भारत की देशी रियासतें नामक पुस्तक में 20वीं सदी के आरंभ तक जो रियासतों के साथ संबंध आपकी कंपनी सरकार के रहे, उन्हें वर्गीकृत करने का कार्य किया है। ठीक है, लेकिन उस समय तक तो आपके वो ठीक प्रतीत होते हैं, लेकिन बाद की परिस्थितियों में हम देखते हैं 20वीं सदी के प्रारंभ के बाद की आपकी स्थिति को अगर हम देखते हैं, तब आपके हमें रियासतों के साथ संबंधों में विभिन्न प्रकार के चरण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर ब्रिटिश परमसत्ता के विकास में कि कौन कौन से चरण यहां पर आपके हमें दिखाई देने लग रहे हैं, उन चरणों की हम बात करेंगे। विभिन्न चरण आपके किसके? परम सत्ता के विकास के। और इसके आपके देखिए विलियम ली वार्नर
भारत की देसी रियासतें, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? भारत की देसी रियासतें। इस पुस्तक में इन्होंने आपके इन संबंधों की व्याख्या करने का कार्य किया है कि इन्होंने विलियम ली वार्नर के द्वारा ये कार्य किया गया है। अब इन आपके संबंधों के दौरान हमें आपके कौन कौन से चरण दिखाई देते हैं, फिर एक एक चरण की हम व्याख्या करेंगे। यहां पर विभिन्न चरण। अब विभिन्न चरणों की अगर बात की जाए तो देखिए, प्रथम चरण आपके जो यहां पर दिखाई देता है वो आपके क्या है कि कंपनी का भारतीय रियासतों के साथ समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए संघर्ष है। कंपनी का भारतीय रियासतों के साथ समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए संघर्ष। ये 1740 से 65 तक हमें दिखाई देता है। ये चरण आपके हमें कब से? 1740 से 65 तक, जब कंपनी आपके अन्य देशी रियासतों के समान स्तर प्राप्त करने के लिए परस्पर आपके रियासतों के साथ संघर्षरत हमें दिखाई देती है। ठीक है। दूसरा आपके चरण जो 1813 ईस्वी तक चलता है वो है आपके घेरे की नीति या रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी, घेरे की नीति। सत्रह सौ 65 से 1813 ईस्वी तक। फिर है आपके शक्ति, यहां पर अधीनस्थ पृथक्करण की संधि या नीति, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, अधीनस्थ पृथक्करण। अठारह सौ 13 से लेके 1858 ईस्वी तक हमें दिखाई दे रही है आपके कौन सी? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति है। ये आपके कब से? 1813 से लेके 1858 ईस्वी तक दिखाई दे रही है। फिर आपके अधीनस्थ संघ की नीति है, अधीनस्थ संघ की नीति। 1858 से 1935 ईस्वी तक। और एक जो लास्ट आपके यहाँ पर नीति हमें दिखाई देती है वो आपके कौन सी है कि भाई समान संघात्मक नीति है, समान संघात्मक नीति है। उन्नीस सौ 35 से लेकर के 1947 ईस्वी तक ये दिखाई दे रही है समान संघात्मक नीति। तो इस तरह देखिए, कंपनी के देशी रियासतों के साथ आपके संबंधों में, ठीक है, या ब्रिटिश परमसत्ता के साथ आपके विकास जो परमसत्ता का है उसमें हमें आपके क्या दिखाई दे रहे हैं? 5 चरण हमें क्रमशः दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके देखिए इसमें जो विलियम ली वार्नर ने भारत की देशी रियासतों की आपके जो पुस्तक लिखी है उसमें 1919 तक के संबंधों की जानकारी दी है। 1919 तक के संबंधों की जानकारी दी है, उसके बाद के संबंध आपके इसमें प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। उससे पहले के आपके उसके बाद की जो नीति है वो हमें मुख्य रूप से इन 5 चरणों में दिखाई देने लग जाती है। अब देखिए एक एक चरण की हम यहाँ पर बात करेंगे एक साथ ही। देखिएगा बात क्या हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1600 ईस्वी में। आपके लंदन में पूर्णतः निजी कंपनी के रूप में गठन होता है। व्यापारिक कंपनी थी, निजी व्यापारी, निजी लोग ही आपके इसके शेयर होल्डर्स थे। सरकार का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। अब
महारानी से आपके पूर्व के साथ व्यापार करने का पट्टा प्राप्त करके ये कंपनी पूर्व के साथ व्यापार के लिए चली। और पूर्व में आपके कौन सा पड़ा? भारत। तो भारत से व्यापार करने के लिए आई। ठीक है, अब भारत से व्यापार करने के लिए आई तो सबसे पहली आवश्यकता जो इस कंपनी को यहां पर दिखाई दी वो आपकी क्या थी कि अपने साथ आपके वस्तु को परचेज अगर करना है तो इसको पैसा चाहिए। तो ये सोना और चांदी के रूप में यहाँ बुलियंस लेकर के आई, बुलियन के रूप में आपके सोना और चांदी लेकर के आई। कीमती धातुओं का प्रवाह आपके यूरोप से कहाँ की ओर? भारत की ओर होने लगा। उस आपके सोने और चांदी से इन्होंने यहाँ से क्या खरीदी? वस्तु खरीदी, और उस वस्तु को कई गुना फायदा ले जाकर के कहाँ? इंग्लैंड में जाकर के बेचा। 11 गुना तक फायदा आपके एक एक वस्तु पर इन्होंने कमाया, जिससे आपके कंपनी की जो लाभ की महत्वाकांक्षा है, अधिक प्रॉफिट की जो आपके महत्वाकांक्षा है, वो और बलवती होने लगी और बढ़ने लगी। जब और बढ़ने लगी तो उसी दौर में आपके देखिए क्या हुआ, हमने बताया कि भाई कि कंपनी जो प्रथम चरण है इसमें किनके? रियासतों के साथ समान स्तर प्राप्त करने की इच्छुक है। ठीक है, और देखिए अगर अधिक हमें लाभ प्राप्त करना है, अधिक लाभ प्राप्त करना है तो आर्थिक के साथ हमें राजनीतिक नियंत्रण की भी आवश्यकता महसूस होगी, और उसी आपके अपनी व्यापारिक महत्वाकांक्षा को शांत करने के उद्देश्य से और रियासतों के समान आपके स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी के द्वारा एक के बाद एक कई प्रकार के युद्ध यहां पर लड़े गए, एक के बाद एक कई युद्ध लड़े, और अंततः आपके रियासतों के समान स्तर प्राप्त करने में सफल हो जाती है कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिएगा वही बात हम आपके यहां कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी आपके गठन कब हो गया? कि भाई 1600 में, 1600 ईस्वी में गठन हो गया। कैसी कंपनी है? कि भाई निजी कंपनी है। कैसी कंपनी है? निजी कंपनी है। अब निजी कंपनी के रूप में ये आपके देखिए पूर्व के साथ व्यापार, पूर्व के साथ व्यापार, पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ये कंपनी कहां की ओर आई? भारत की ओर आई। ये मान लीजिए उस समय का क्या है? भारत। ठीक है, पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए भारत की ओर आती है कंपनी, और अपने साथ कीमती धातुओं के रूप में क्या लेकर के आई? जैसे सोना, और क्या लेकर के आई? चांदी। कीमती धातुओं के रूप में अपने साथ क्या लेकर के आई? सोना और चांदी। और इन धातुओं से यहां से क्या परचेज की इन्होंने? वस्तु। और वस्तु परचेज करके इसको लगभग 11 गुना लाभ कमाते हुए, 11 गुना लाभ कमाते हुए इस वस्तु को आपके कहां? इंग्लैंड में ले जाकर के बेचा। इंग्लैंड में ले जाकर के बेचा। पूरा प्रॉफिट आपके किसको आ रहा था? कंपनी को आ रहा था। ठीक है, अब यहां एक चीज हमें यह भी याद रखनी है कि जब पूरा प्रॉफिट यहां कंपनी को आ रहा है तो कंपनी की जो लाभ की महत्वाकांक्षा है वो और बढ़ी, और लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी राजनीतिक नियंत्रण की ओर उन्मुख हो जाती है, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में इस कंपनी सरकार के द्वारा अनेक युद्ध लड़े गए। जैसे पहला युद्ध लड़ा इसने प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब लड़ा है? 1757 ईस्वी में। इस प्लासी के युद्ध में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया। अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया जाना यहाँ पर आपकी कोई विशेष लाभदायक स्थिति नहीं थी, लेकिन प्लासी के युद्ध ने आपके, प्लासी का युद्ध एक तरह से कंपनी की शक्ति का प्रदर्शन मात्र था। कंपनी ने किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ या राजनीतिक लाभ इस युद्ध से प्राप्त नहीं किया, केवल कंपनी की शक्ति का क्या हुआ है? प्रदर्शन हुआ है, और भारतीय रियासतों को और समकालीन जो आपके कंपनियां थी अन्य, उनको यह प्रदर्शित कर दिया कि अब शक्ति का केंद्र आपके किसमें है? ईस्ट इंडिया कंपनी में है। अब इसने अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने की ठानी, और उसके तहत आपके इसने एक युद्ध लड़ा, बेदारा का युद्ध।
बेदारा का युद्ध 1759 में, और इसमें जो डच कंपनी है उस डच कंपनी की सत्ता को समाप्त कर दिया, व्यापारिक प्रतिद्वंदता से बाहर कर दिया किनको, डचों को। फिर तीसरा जो संघर्ष किया है वो किया है बांडीवास का। बांडीवास का युद्ध 1760 में, इसमें फ्रेंच कंपनी को व्यापारिक प्रतिद्वंदता से बाहर कर दिया, ठीक है। और फिर जो चौथा युद्ध है वो आपके कौन सा युद्ध है, बक्सर का युद्ध है। सत्रह सौ 64 ईस्वी में, और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वास्तव में आपके अगर जीत देखी जाए तो बक्सर के युद्ध में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति की जीत मानी जा सकती है, क्योंकि इस युद्ध में आपके बंगाल के अपदस्थ नवाब थे मीर कासिम। बंगाल के अपदस्थ नवाब यानी कि बंगाल के नवाब के पद से उन्हें हटा दिया गया था। हालांकि जब बक्सर का युद्ध होता है उस समय बंगाल के नवाब मीर जाफर होते हैं, ठीक है। तो बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना को पराजित किया है किसने, कंपनी सरकार ने, ठीक है। और इसके पश्चात आपके एक संधि की जो इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है, दो संधियां होती हैं इलाहाबाद की संधि की 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में आपके कौन सी संधि की गई है, इलाहाबाद की संधि की गई। और इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल के दीवानी अधिकार किसने प्राप्त कर लिए, कंपनी ने प्राप्त कर लिए। बंगाल के दीवानी अधिकार आपके कंपनी ने प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब दीवानी आपके कंपनी के हाथ चली गई। यहां पर देखिए हुआ क्या, अगर इलाहाबाद की संधि को यहां पर देखें, थोड़ा सा अलग मैं आपको बता रहा हूं इसे, कि अगर इलाहाबाद की संधि को यहां पर देखा जाए, तो देखिए इस समय दो तरह के अधिकार होते हैं। एक तो रियासत में आपके कौन से निजामत संबंधी अधिकार होते हैं, कौन से, निजामत के, और एक आपके कौन से अधिकार होते हैं कि दीवानी अधिकार होते हैं। एक कौन से अधिकार होते हैं, दीवानी अधिकार होते हैं। एक तो निजामत संबंधी अधिकार हो गए और एक आपके कौन से, दीवानी संबंधी अधिकार हो गए। अगर इन निजामत और दीवानी संबंधी, आपके निजामत से तात्पर्य यहां पर लॉ एंड ऑर्डर से है, इलाहाबाद की संधि के द्वारा आपके ये अधिकार तो किसके पास रह गए, नवाब के पास, और दीवानी अधिकार किसके पास चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कंपनी ने क्या किया कि मान लीजिए बंगाल से आपके रेवेन्यू एकत्रित किया कंपनी ने, ये मान लीजिए रेवेन्यू आया बंगाल से, ठीक है। इस रेवेन्यू में से 53 लाख रुपए आपके किसके लिए प्रदान किए गए, नवाब के लिए, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना कर सके। 53 लाख रुपए में आपके नवाब के जो लॉ एंड ऑर्डर के अधिकार हैं उनको ही ले लिया आपके कंपनी ने। और ये जो आपके अब सरप्लस बचा है, ये अब आपके क्या बचा है, अधिशेष राजस्व बचा। अधिशेष राजस्व बचा, अधिशेष राजस्व बचा। इस अधिशेष राजस्व से इन्होंने आपकी क्या खरीदी, वस्तु, और इस वस्तु को ले जाकर के कहां पर बेच दिया, इंग्लैंड में ले जाकर के बेच दिया। इससे कंपनी आपके 100% फायदे की स्थिति में आ गई। 100% फायदे की स्थिति में कंपनी आ गई। क्यों, क्योंकि हमारा ही पैसा और हमसे ही सामान खरीदा और उसको ले जाकर के इंग्लैंड बेच दिया। अब इंग्लैंड से जो सोना और चांदी आपके उस वस्तु को खरीदने के लिए लाया जाता था, अब वो सोना और चांदी लाना आपके बंद कर दिया कंपनी ने। इधर आपके जैसे ही यहां पर चूंकि आपके 53 लाख रुपए में आपके ये काम नहीं हो सकता, लॉ एंड ऑर्डर संबंधी कार्य आपके सही ढंग से नहीं हो सकते, इसीलिए आपके क्या हुआ, बंगाल में अकाल पड़ने लग गए, बंगाल में आपके अव्यवस्था व्याप्त हो गई। अव्यवस्था व्याप्त हुई तो आपके क्या हुआ, इसका पूरा की पूरा दोष आपके नवाब पर मढ़ दिया गया। क्यों, क्योंकि पर्दे के पीछे से काम कर रही थी आपके कंपनी और दोष आपके किस पर आ रहा था, नवाब पर।
इसी कारण आपके 1772 ईस्वी के आसपास कंपनी ने नवाब का जो पद है उसको लगभग समाप्त कर देती है और खुद आपके निजामत संबंधी अधिकारों सहित आपके एक रियासत का दर्जा प्राप्त कर लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी रियासत के दर्जे के रूप में आ गई। तो यहां हमने आपकी बात आपसे की कि देखिए यहां दीवानी किसके पास चली गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। लेकिन हमको ये एक बात याद रखनी है कि यहां पर आपके बंगाल की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल बिगड़ने लग जाती है और 1772 का समय है, 1772 ईस्वी का समय है जब आपकी कंपनी एज ए रियासत के रूप में सामने आ जाती है। कंपनी एज ए रियासत के रूप में सामने आ जाती है और यहां पर आपके देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम दे दिया जाता है और प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया, वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त कर दिया गया। अब हमको एक बात यहां ये भी देखनी है कि आप एक बात देखिएगा कि यह प्रथम चरण है जब कंपनी सरकार रियासतों के समान स्तर प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है, ठीक है, 40 से 65 तक, ठीक है। और यह आपके द्वितीय चरण है जब कंपनी सरकार रियासतों के समान स्तर प्राप्त कर चुकी है, बंगाल के नवाब की फॉर्म में आ गई आपकी कंपनी। जब बंगाल के नवाब की फॉर्म में आई कंपनी तो यहां पर देखिए एक चेंज आपके वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक पॉलिसी की शुरुआत यहां पर की गई। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक पॉलिसी की शुरुआत आपके यहां पर की जाती है और वो आपके पॉलिसी है वो कब तक चलती है, वो पॉलिसी चलती है आपके 1813 ईस्वी तक। सो 1765 से लेकर के 1813 ईस्वी तक की जो आपकी पॉलिसी है उसको क्या नाम दिया गया है, घेरे की नीति, घेरे की नीति। अर्थात इसको रिंग फेंस पॉलिसी नाम दिया गया है। रिंग फेंस पॉलिसी नाम दिया गया है। अब देखिए यहां पर क्या था कि वारेन हेस्टिंग्स आपके बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में हैं, शासक के रूप में स्थापित हो गए हैं। अब वारेन हेस्टिंग्स के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या आपके क्या थी, वो समस्या थी कि बंगाल में है, ये कहां पर हैं, बंगाल में। बंगाल के एक और आपके क्या है, समुद्र है, नीचे आपके हिंद महासागर है, इधर आपके अरब सागर है। तो समुद्र के तो आपके कंपनी वाले किंग थे, समुद्र में आसानी से किसी भी सत्ता से पराजित नहीं हो रहे थे, ठीक है। इसलिए कंपनी को खतरा क्या था कि भाई अब अगर आपके बंगाल पर आक्रमण हुआ तो बंगाल के लोगों के पास तो इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, अब अगर लुटेगी तो कौन लुटेगी, कंपनी लुटेगी। कंपनी लुटेगी तो आपके क्या होगा कि, और आक्रमण का खतरा किधर से था कि भाई पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, और ये खतरा भी आपके किसके रूप में था, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठों का खतरा आपके किनका था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों का खतरा था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली और मराठों की लूटपाट का दौर चल रहा था, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने सोचा कि भाई कि बंगाल को हमें सुरक्षित किया जाना है, तो बंगाल की सुरक्षा के उद्देश्य से वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कौन सी पॉलिसी, घेरे की नीति या रिंग फेंस पॉलिसी आपके यहां पर लाई जाती है। इस रिंग फेंस पॉलिसी के द्वारा आपके क्या करना था कि बंगाल के चारों ओर एक ऐसी बाढ़ का निर्माण कर दो, एक ऐसी बाढ़ का निर्माण कर दो जिसमें आपके जो बफर राज्य बनेगा, ठीक है, वो बफर राज्य आपके इनके आक्रमण रूपी खतरे का सामना करेगा, आक्रमण रूपी खतरे का सामना करेगा और बंगाल आपके सुरक्षित बच जाएगा।
या एक सोच और आपके देखने को मिलती है कंपनी की। आपके सबसे बढ़िया सोच है कि भाई युद्ध में चाहे आप जीतो चाहे युद्ध में हारो, अगर युद्ध आपके घर पर लड़ा जा रहा है तो नुकसान तो आपका ही होगा। ठीक है, तो वही सोच आपके यहां पर वारेन हेस्टिंग्स की, और इस सोच के तहत इसने क्या किया कि ये आपके राज्य किसका है, अवध का। किसका राज्य है, अवध का। अवध के साथ आपके इसके द्वारा संधि की गई, और संधि के तहत क्या कहा गया कि यदि किसी भी प्रकार का कोई भी बाह्य आक्रमण होता है तो अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी किसकी है, कि वारेन हेस्टिंग्स की है, कि भाई मैं लड़ूंगा, तुमको टेंशन करने की कतई आवश्यकता नहीं है, मैं लड़ूंगा। ठीक है, ये आपके किसकी, वारेन हेस्टिंग्स की सोच। लेकिन उसने कहा कि भाई कि ये लड़ेगा कब, क्योंकि आपके ये तो रहता है कहाँ पर, लखनऊ में, और वो रहते हैं आपके कहाँ, कलकत्ता में। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि भाई मैं एक सैनिक टुकड़ी मेरी यहां रख देता हूं, ये सैनिक टुकड़ी संघर्ष करेगी, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और फिर कहते हैं कि चूंकि ये सैनिक टुकड़ी आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त है, इसलिए इसका खर्चा भी आप ही दो, अवध ही दे। ठीक है, तो देखा ना, अपने गुंडे दूसरे के घर में उसी के खर्चे पर पाल दिए वारेन हेस्टिंग्स ने। यह महत्वपूर्ण है बात आपके यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक बात देखिएगा कि जब तक ये बाह्य आक्रमण का खतरा बना रहेगा तब तक तो ये अवध में आपकी सुरक्षा करेंगे, अवध की, और अप्रत्यक्ष रूप से किसकी सुरक्षा कर रहे हैं, बंगाल की सुरक्षा कर रहे हैं। और जिस दिन बाह्य खतरा समाप्त हो गया उस दिन अवध के लिए भारी पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे। इसी आपके आधार पर किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अवध और रुहेलखंड के आंतरिक मामलों में भी आपके हस्तक्षेप किया गया है। अवध और रुहेलखंड के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया और अवध को एक बफर राज्य के रूप में डेवलप कर दिया। अवध को बफर राज्य विकसित किया। और देखिए अवध तथा रुहेलखंड के आंतरिक मामलों में अवध तथा रुहेलखंड के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आपके किसके द्वारा किया गया है, इस आपकी कंपनी सरकार के द्वारा यहां किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपके यहां पर किसके, वारेन हेस्टिंग्स के समय हो गई। लेकिन अब इस समय वैश्विक राजनीति में भी आपको एक बड़ा चेंज दिखाई देगा। कैसे, 1798 का समय है। 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है, कहां, फ्रांस में। उदय का मतलब यहां पर नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति का उत्कर्ष होने लगता है। और बोनापार्ट की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वो किसी ना किसी प्रकार से ब्रिटिश सत्ता का दमन करे, उसका पतन करे, पराजित करे आपके ब्रिटिशियर्स को। अब जल में तो आपके वो हारते नहीं थे, थल में वो लड़ते नहीं थे, क्योंकि ब्रिटेन भी क्या है, टापू ही है। तो आपके कहीं ना कहीं आपके नेपोलियन बोनापार्ट के दिमाग में ये सोच रही होगी कि अगर ब्रिटेन के उपनिवेशों को उससे छीन लिया जाए तो ब्रिटेन तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, अगर उसके उपनिवेशों को उससे छीन लिया जाए तो। ठीक है, अब इस उद्देश्य से आपके उसने क्या किया, ब्रिटेन के आपके उपनिवेशों को छीनने के उद्देश्य से आपके इसने क्या किया कि 1798 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र के अभियान पर चला और पिरामिडों के युद्ध में आपके मिस्र को पराजित कर दिया। हालांकि नील नदी के युद्ध में नेल्सन के जहाजी बेड़े से खुद पराजित हो जाता है। ठीक है, लेकिन अपनी पराजय को तो दबा देता है और विजय के समाचार को बढ़ चढ़ करके आपके सुनाता है। उद्देश्य क्या था कि मिस्र से होते हुए भारत की ओर आना था, लेकिन उस समय तक वहां नाशपाती पक चुकी थी, इसलिए आपके उसको फ्रांस लौटना पड़ गया। लेकिन यहां पर स्थिति देखें कि उसी समय
भारत के ब्रिटेन के भारतीय उपनिवेश की सुरक्षा के उद्देश्य से कंपनी सरकार के द्वारा वेलेजली जैसे साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल को कहां पर भेजा? भारत भेजा। वेलेजली जैसे साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल को भारत भेजा कि भाई किसी ना किसी प्रकार से फ्रेंच खतरे से आपके भारतीय उपनिवेश की सुरक्षा करनी है। तो इसी रिंग फेंस पॉलिसी के तहत जो वेलेजली हैं ये आपके कौन सी नीति लेकर के आए? सहायक संधि की नीति लेकर आए। सहायक संधि की नीति लेकर के आए। किसके अंतर्गत है ये? रिंग फेंस पॉलिसी के अंतर्गत ही है। सहायक संधि की नीति लेकर के आपके कौन आ रहे हैं? वेलेजली आ रहे हैं। और इस सहायक संधि में भी आपके क्या है कि जैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और इसके इक्वल कौन है? रियासत R1 और ये यहाँ पर कौन है? इक्वल रियासत R2। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर रियासतों के समान दर्जा प्राप्त करने में कंपनी सफल हो गई। जब रियासतों के समान दर्जा प्राप्त करने में कंपनी सफल हो गई तो कंपनी ने आपके क्या कर लिया? यहाँ पर आपके बराबरी के स्तर पर रियासतों के साथ समझौता किया, सहायक संधियां की। खुद वेलेजली ने भी आपके फ्रेंच खतरे से निपटने के लिए ये जुलाई 1803 ईस्वी में कहा था कि भाई भारत में एक भी रियासत ऐसी नहीं बचनी चाहिए जो किसी ना किसी रूप में अंग्रेजों पर आश्रित ना हो। क्योंकि उनको पता था कि अगर कोई बाह्य व्यक्ति हमारे यहाँ पर आएगा तो कब सफल होगा? जब यहाँ का व्यक्ति उसे भेद देगा। यहाँ का व्यक्ति आपके उसे भेद देगा कि भाई कि ऐसा है, ठीक है आप तो आ जाओ, मैं देख लूंगा यहाँ वालों को। तो एक के साथ एक को बोनस में और लगा के जाएगा। ठीक है, तो वही स्थिति आपके यहाँ पर किसको? वेलेजली को लगी। इसलिए वेलेजली ने आपके ये कह दिया था पहले ही कि भारत में कोई भी रियासत ऐसी नहीं बचनी चाहिए जो किसी ना किसी रूप में किस पर? ब्रिटिश सरकार पर आश्रित ना हो। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात की कि रियासतों के साथ आपके सहायक संधियां करना आरंभ किया। अब इन सहायक संधियों में आपके क्या किया? देखिए, नंबर 1 वैदेशिक मामले। रियासतों के वैदेशिक मामले कंपनी के नियंत्रण में, कंपनी के नियंत्रण में रहेंगे। पहली बात तो रियासतों के सभी प्रकार के विदेशी मामले कंपनी के नियंत्रण में आ जाएंगे। कंपनी के बगैर अनुमति के किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ सेवा पर भी नहीं रखा जाएगा, बाह्य व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि अपने को तो जो कोई यहाँ आता है सभी अंग्रेज लगते हैं, चाहे कोई रशियन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे आपके डच हो, कोई भी हो, आपके सब अंग्रेज लगते हैं। लेकिन अंग्रेज तो पहचान लेंगे कि भाई कि ये डच है कि ये फ्रेंच है। ठीक है, तो वही स्थिति है कि वैदेशिक मामले आपके कंपनी के नियंत्रण में। दूसरा आपके देखिए, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। तीसरी बात, रियासतों में एक एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति। रियासतों में एक एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की जाएगी। कहां पर? देशी रियासतों में, जो आपके रियासतों में ब्रिटिश हितों की देखभाल करेगी। तो रियासतों में ब्रिटिश हितों की देखभाल के लिए एक एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की जाएगी। चौथी बात, आपके सेना रखी जाएगी और इस सेना का खर्चा आपके कौन देगा? इस खर्चा देगी आपके संबंधित रियासत। संबंधित रियासत, संबंधित रियासत आपके इसका खर्चा उठाएगी। इसमें यह भी प्रावधान कर दिया था कि अगर रियासत छोटी है तो वो नकद राशि प्रदान कर दे, रियासत बड़ी है तो वो आपके क्या करे? रियासत बड़ी है तो वो यहाँ पर आपके भूखंड प्रदान कर दे, भूमि क्षेत्र प्रदान कर दे। ठीक है, नेक्स्ट आपके इसके बदले में आपके क्या है? देखिए, रियासतों को
बाह्य व आंतरिक संकट में सहायता, संकट में सहायता दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी सहायता? कंपनी के द्वारा आपके सहायता प्रदान की जाएगी। कंपनी आपके के कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, रियासतें पारस्परिक झगड़ों में उलझ जाएं, सामंत विद्रोह कर दें, उन परिस्थितियों में आपके रियासतों को सहायता देने का काम आपके किसके द्वारा किया जाएगा? खुद आपके कंपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसी के लिए तो आपके सैनिक टुकड़ियां रख दी हैं जिनका खर्चा आपके कौन चला रहा है? संबंधित रियासत ही चला रही है। इस तरह 1798 ईस्वी से 1798 ईस्वी से किसने? वेलेजली के द्वारा लगभग भारत की समस्त रियासतों को सहायक संधि के जाल में बांध दिया, जिसमें 1798 ईस्वी में हैदराबाद के साथ, 1799 में मैसूर के साथ, 1799 में ही आपके तंजौर के साथ, 1801 ईस्वी में अवध के साथ सहायक संधि कर ली गई। जैसे हैदराबाद के साथ कब की गई है कि 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 ईस्वी में। पहली रियासत आपके कौन सी बन जाती है? हैदराबाद रियासत बन जाती है। ठीक है, उसके पश्चात मैसूर है, फिर पेशवा के साथ 1802 में, 1803 में भोंसले के साथ, 1802 में आपकी किसके साथ कर ली गई है? पेशवा के साथ। इस तरह की सहायक संधियां आपके किसके द्वारा कर ली गई? वेलेजली के द्वारा यहाँ पर संपन्न कर ली गई और समस्त रियासतों को कंपनी के ऊपर डिपेंड कर दिया। ठीक है, ये जो रियासतें हैं इनको सभी प्रकार से आपकी किस पर आश्रित कर दिया है? यहाँ आपके कंपनी पर आश्रित कर दिया। अब कंपनी जो रियासतें हैं उनको सामंतों की सेनाओं की आवश्यकता नहीं रही। सामंत जो आपके सेना रखते थे और आपके शासकों को चाकरी दिया करते थे, सेवा दिया करते थे, अब उसकी आवश्यकता उनको नहीं रही। तो शासकों ने सामंतों पर धन के लिए दबाव डाला कि भाई जब तुम्हारी सेना की आवश्यकता नहीं है तो तुम पैसा दो। पहले पैसा नहीं देते थे, सेना रखते थे, अब हमें सेना की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शासकों और सामंतों के मध्य भी आपके तनाव में वृद्धि हुई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके आपके इन शासकों और आपके सामंतों के पतन के लिए आपकी जिम्मेदार कौन सी नीति हमें? वेलेजली की सहायक संधि की नीति दिखाई देती है। ठीक है, तो सहायक संधि आपके वेलेजली लेकर, हालांकि वेलेजली ऐसा पहला व्यक्ति नहीं था जो सहायक संधि को लेकर के आया था। इससे पहले फ्रेंच गवर्नर था डुप्ले ने रियासतों में फ्रेंच प्रभाव की वृद्धि के लिए सहायक संधि का सहारा लिया था, लेकिन सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर सबसे पहले लेकर के कौन आ गए थे? यही आपके वेलेजली लेकर के इसको लेकर के आए और विस्तृत रूप से आपके इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेके आए। राजस्थानी रियासतों के साथ भी इस समय सहायक संधियाँ कर ली जाती हैं। जैसे 1803 में ही यहाँ पर भरतपुर और अलवर रियासत के साथ संधि कर ली जाती है। 1804 ईस्वी में धौलपुर रियासत के साथ संधि कर ली जाती है। लेकिन वेलेजली के उत्तराधिकारी के रूप में जो जॉर्ज बार्लो आते हैं, जॉर्ज बार्लो के द्वारा वह अलवर और भरतपुर के अतिरिक्त आपके अन्य सभी रियासत जो राजस्थानी रियासतें थीं उनके साथ की गई संधियों को अमान्य कर दिया जाता है, अर्थात धौलपुर के साथ की गई संधि को अमान्य कर देते हैं। ठीक है ना, ये स्थिति आपके कहां पर? इस दूसरे चरण में हमें देखने को मिलती है। अब 1813 ईस्वी में हमें आपके तीसरा चरण देखने को मिलता है और वो तीसरा चरण आपके कौन सा है? अधीनस्थ पृथक्करण की संधि का है। अधीनस्थ पृथक्करण की संधि, तो देखिएगा
1813 ईस्वी में यहाँ पर आपके गवर्नर जनरल के रूप में देखा जाए तो गवर्नर जनरल के रूप में आपके कौन आते हैं यहाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। फिर बाद में हम आपके यहाँ पर देखते हैं कि भाई किसको, कि भाई विलियम बेंटिंग को भी देखते हैं। और फिर हम आपके किसको, कि भाई डलहौजी को भी यहाँ पर देखते हैं। डलहौजी को भी कहाँ पर देख रहे हैं हम, इसी आपके पॉलिसी के अंतर्गत। और इस समय आपके कौन सी संधि की नीति कौन सी चल रही है, इस समय संधि की नीति चल रही है अधीनस्थ पृथक्करण की संधि। अधीनस्थ पृथक्करण की संधि, ठीक है। 1813 से लेकर के 1858 ईस्वी तक आपके कौन सी संधि चली है, अधीनस्थ पृथक्करण की संधि चली है, ठीक है। 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स यहां पर आए तो आपको एक चीज यहां पर याद रखनी होगी कि अभी तक समस्त राजस्थानी रियासतें हैं वो किसी ना किसी रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित हो गई और बराबरी के दर्जे की और डिमांड कर रही थी। ये देखिए, बराबरी का दर्जा और आपके प्राप्त कर रही थी। ये चीज अखर रही थी आपके किसको, लॉर्ड हेस्टिंग्स को, कि भाई कि ये भाग भाग करके छोटी से छोटी बात के लिए भाग करके हमारे पास आते हैं और हमारी बराबरी का दर्जा प्राप्त करने का और प्रयास करते हैं, इसलिए आपके ये बराबर नहीं हो सकते। इनकी नीति के कुछ आपके आधार होते हैं, इसके किसके, लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति के कुछ आधार होते हैं। आधार आपके क्या थे, देखिए आधार थे, एक तो परम सत्ता का सिद्धांत, परम सत्ता का सिद्धांत, कि भाई ऐसा है ईस्ट इंडिया तुम्हारी अधीनस्थ ना होकर के आपके किस रूप में है, परम सत्ता के रूप में है, ठीक है। जैसे पहले मुगल परम सत्ता थी वैसे ही अब आपके कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी आपके परम सत्ता के रूप में है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आपके परम सत्ता के रूप में, इसको स्वीकार करना है आपके। यदि किसी रियासत ने इस परम सत्ता को स्वीकार नहीं किया तो इनकी नीति का दूसरा आधार था हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति। और तीसरा आधार था कि हस्तक्षेप इस सीमा तक करेंगे कि वो रियासत युद्ध के लिए उतारू हो जाए, तब आपके क्या करेंगे कि भाई युद्ध करेंगे और शांति स्थापित कर देंगे, युद्ध करेंगे और शांति स्थापित कर देंगे। किसकी नीति थी ये, आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति थी, ठीक है। अब इसी उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा आपके क्या किया गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आपके इसी उद्देश्य से, यहाँ देखिए नीति के आपके कि ये तो अब आपके कौन हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की अब अधीनस्थ रियासतें कौन सी हो गई, R1, R2 और R3, R1, R2 और R3, ये इसके क्या हैं, अधीनस्थ हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ आपके रियासत R1, रियासत R2 और रियासत R3, ठीक है। ये तो हो गई बात अधीनस्थ की। फिर कह रहे हैं कि ये रियासतें एक दूसरे से पृथक पृथक हैं, अर्थात एक रियासत में घटित हो रही किसी भी घटना का प्रभाव अन्य रियासत पर नहीं पड़ना है। और दूसरा, इस रियासत को इस रियासत से अगर किसी भी प्रकार का संबंध रखना है तो मध्यस्थ के रूप में आपके कौन काम करेगी, कि कंपनी सरकार काम करेगी। कौन काम करेगी, कि कंपनी सरकार काम करेगी।
मध्यस्थ के रूप में। इससे इन रियासतों को अपनी औकात का एहसास हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कौन सी नीति है? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति है। अब इसके उद्देश्य से आपके देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा दक्षिण की रियासतों के साथ संधि करने के लिए जॉन माल्कम को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया है? जॉन माल्कम को। और उत्तरी रियासतों के साथ संधि करने के लिए चार्ल्स मैटकॉफ को नियुक्त किया। चार्ल्स मैटकॉफ को नियुक्त किया। और चार्ल्स मैटकॉफ ने जो प्रारूप तैयार किया, उस प्रारूप के आधार पर राजस्थान की आपके लगभग सभी रियासतों 1817 में आपके करौली से लेकर के 1817 में करौली से लेकर के 1823 ईस्वी में कहाँ तक? सिरोही तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके रियासतों के साथ संधियां कर ली गई। रियासतों के साथ आपके कंपनी कर ली गई। इस समय कंपनी की साम्राज्यवादी नीति का आधार अगर देखा जाए तो राजनीतिक और आर्थिक आपके अधिक दिखाई देता है। इस समय देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स के सामने आपके दो तरह के परिवर्तन हमें आपके कंपनी की नीति में दिखाई देते हैं। एक तो क्या कि जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ब्रिटिश हितों की देखरेख के लिए रियासतों में नियुक्त किए गए थे, उन पॉलिटिकल एजेंट्स का रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ जाता है। पहला तो ये चेंज आपके देखने को मिला। दूसरा चेंज हमें आपके क्या देखने को मिला कि अब आपके गवर्नर जनरल्स की जो नियुक्ति है वो आपके साम्राज्यवादी आधार पर होने लग जाती है। ठीक है, साम्राज्यवादी आधार क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार है वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती थी जिससे कि उसके साम्राज्य को किसी ना किसी प्रकार से बढ़ावा मिले। ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। अपने साम्राज्यवादी, मैंने बताया कि आर्थिक और राजनीतिक आधार है, अपने साम्राज्यवादी औचित्य को सिद्ध करने के लिए कंपनी सरकार ने यह कहा कि भाई कि हम ऐसा है, भारतीय नरेशों के दोषपूर्ण शासन से भारत की प्रजा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। भारतीय नरेशों के दोषपूर्ण शासन से हम भारतीय प्रजा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य में जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का लाभ हम भारतीय प्रजा को देना चाहते हैं। ऐसा कहकर के आपके उन्होंने अपने औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया, साम्राज्यवादी औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया। वरना अंततः आपके उनके अंतर्मन में क्या पॉलिसी चल रही थी कि कोई भी ऐसा मौका मत छोड़ो जहां से आपके कंपनी को आर्थिक फायदा हो या फिर कंपनी का राजनीतिक विस्तार आपके हो। मराठों का आपके अंतिम रूप से दमन किन के द्वारा कर दिया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा कर दिया गया। और आपके इसने क्या किया कि भाई नेपाल के साथ सुगौली की संधि कर ली। नेपाल के साथ सुगौली की संधि देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ही अगर देखा जाए तो इसने मराठों का अंत किया है। मराठों का अंत किया। और दूसरा 1816 में नेपाल से कौन सी संधि कर ली कि सुगौली की संधि कर ली। सुगौली की संधि कर ली। और सुगौली की संधि करके आपके क्या फायदा हुआ इसको कि भाई कुमायूं और गढ़वाल के क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यहां से आपके कौन ले लिए? एक तो कुमायूं का क्षेत्र है और एक आपके गढ़वाल का क्षेत्र है। कुमायूं और गढ़वाल के क्षेत्रों को किसमें मिला लिया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो यहां आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक तो मराठों का, पिंडारियों का अंत किया है। दूसरी बात आपके इन्होंने नेपाल के साथ 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि की और उस संधि के माध्यम से कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र को आपके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मैंने बता दिया कि इस समय गवर्नर जनरलों की नियुक्ति का आधार भी आपके साम्राज्यवादी हो चुका था। कंपनी सरकार आपके ऐसा कोई भी मौका नहीं खोना चाहती थी जिससे कि आपके ब्रिटिश साम्राज्य में विस्तार ना हो, ब्रिटिश साम्राज्य में विस्तार हो।
ठीक है, उसका कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, लाभ चाहिए अब आपकी कंपनी को। विलियम बेंटिंक के समय आपके देखिए, विलियम बेंटिंक के समय कुशासन के आधार पर रियासतों में हस्तक्षेप होने लग जाता है। कुशासन के आधार पर रियासतों के विलय की नीति को आपके आधार मिल जाता है, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को आधार मिल जाता है। किसके समय? विलियम बेंटिंक के समय। आधार पर साम्राज्यवादी विस्तार, इसकी शुरुआत तो किसके समय हो गई? बेंटिंक के समय शुरुआत हो गई। लेकिन याद रखना है, ऑकलैंड के द्वारा इसे मजबूती प्रदान की गई है। विलियम बेंटिंक ने आपके देखिए 1831 में मैसूर को, 1832 में कुर्ग को और 1835 ईस्वी में जयंतिया को आपके यहाँ पर विलय कर लिया गया। 1831 ईस्वी में आपके किसका विलय कर लिया है? मैसूर का। 1832 ईस्वी में कुर्ग का विलय, 1832 में आपके कुर्ग का विलय। तो देखिए 1831 में इसने मैसूर, 1832 ईस्वी में कुर्ग का विलय कर लिया, 1835 ईस्वी में जयंतिया, जयंतिया का आपके विलय कर लिया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में ये नई नीति है, आपके कुशासन के आधार पर साम्राज्यवादी विस्तार की नीति है, उसको आधार मिल जाता है। किसके समय? विलियम बेंटिंक के समय। हालांकि इसको मजबूती प्राप्त होती है, इस आधार को, कुशासन के आधार पर विलय को, लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर आए। अगर डलहौजी की बात हम करें, किन की बात करें? डलहौजी की हम बात करें तो डलहौजी आपके सबसे बड़े साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल के रूप में दिखाई देते हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार है वो जितना आपके डलहौजी के काल में हुआ है, शायद ही आपके अन्य किसी गवर्नर जनरल के काल में हुआ हो। 1848 ईस्वी में ही आपके डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बन करके आ जाते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इनके द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। देखिएगा 1848 ईस्वी में आए। अब इन्होंने देखिए डलहौजी ने क्या किया है, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार आपके इसके काल में हुए, जिसके 3 आधार हमें दिखाई दे रहे हैं। 3 आधार आपके कौन कौन से हैं? युद्ध के माध्यम से विलय, कुशासन के आधार पर विलय और गोद निषेध के आधार पर विलय। गोद निषेध के आधार पर विलय, यानी कि डलहौजी के साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के आपके हमें 3 आधार दिखाई दे रहे हैं कि भाई कि किन किन आधारों पर आपके ये अपने साम्राज्यवादी विस्तार को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ठीक है, अगर उनको देखा जाए तो आपके देखिएगा यहां पर अगर इस बात को देखा जाए कि भाई के साम्राज्यवादी विस्तार आपके किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब इस डलहौजी के द्वारा जो आपके युद्ध के माध्यम से विलय किया गया है उसमें 1849 में पंजाब का विलय और 1800 देखिए 1849 पंजाब, 1850
सिक्किम। (1849) में पंजाब का, 1850 में सिक्किम का, 1852 में लोअर बर्मा और पेंगू का विलय। लोअर बर्मा एंड पेंगू का विलय। युद्ध के आधार पर आपके विलय कर लिया किसने? डलहौजी ने। ठीक है। दूसरी बात आपके यहां पर क्या है कि कुशासन के आधार पर 1856 में किसका विलय कर लिया जाता है? कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में अवध का विलय। अवध का विलय। और अवध का विलय ही आपके देखा जाए तो 1857 की क्रांति का मूल कारण बन जाता है। 1857 की क्रांति का मूल कारण अगर कहीं देखना है तो वो आपके किसमें? अवध के विलय में ही देखने को मिलता है। एक गोद निषेध के आधार पर विलय। गोद निषेध के आधार पर विलय को अगर हम देखें तो एक देखिए अलग से हम आपके इसको टॉपिक को करते हैं। गोद निषेध के आधार पर विलय को हमको आपके क्या चीजें याद रखनी है? यहाँ पर हमें याद रखनी है मुख्य रूप से आपके देखिए कौन सी के डलहौजी सबसे बड़े साम्राज्यवादी के रूप में हैं। 1848 ईस्वी में कहाँ आ रहे हैं ये? भारत आए, गवर्नर जनरल बनकर के सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया है। साम्राज्य विस्तार में जो इनकी विलय की नीति थी, रियासतों के आपके जीतने की, साम्राज्यवादी विस्तार की जो नीति थी, उसके 3 आधार हमें दिखाई दे रहे हैं। युद्ध के द्वारा विलय किया है, कुशासन के आधार पर विलय किया है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी गोद के निषेध के आधार पर विलय किया है। कैसे? आपके देखिए अगर गोद निषेध नीति को देखा जाए किसकी? लॉर्ड डलहौजी की, तो उसी की हम चर्चा आपसे करें। देखिए गोद निषेध नीति, नीति क्या है और प्रभावित रियासतें कौन सी हैं? विलय की नीति है ये। मूल रूप से आपकी किसकी नीति है? विलय की नीति। देखिए सबसे पहले हम बात करें पॉलिसी की। देखिए इस नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया कि रियासतों को 3 वर्गों में आपके विभक्त किया गया। 3 वर्गों में कैसे? एक रियासतें कौन सी हैं कि भाई R1 रियासतें हैं। एक रियासतें कौन सी थी कि R2 रियासतें थी। एक तीसरी रियासतें कौन सी हैं कि R3 रियासतें हैं। एक रियासत कौन सी हो गई? R1। एक रियासत कौन सी हो गई? R2। एक कौन सी हो गई? R3 रियासत। 3 प्रकार की आपकी रियासतें हैं। ये आपके कौन सी हैं? देखिए वे रियासतें जो किसी परम सत्ता के अधीन नहीं थी। R2 रियासतें, देखिए वे रियासतें जो परम सत्ता के अधीन थी तथा भेंट एवं नजराना प्रस्तुत करती थी। वे रियासतें
जिनका गठन अंग्रेजों ने किया, जैसे राजस्थान की टोंक और झालावाड़ रियासत अंग्रेजों ने किया। 3 तरह की रियासतें हमारे पास हो गई डलहौजी की नीति के अंतर्गत जो आ रही हैं। अब इन्होंने क्या किया कि हम देखते हैं कि पहले आपके एंशिएंट में हमें स्टार्टिंग में देखें तो राजा की संपत्ति और राज्य की संपत्ति में कोई भेद नहीं हुआ करता था, लेकिन मौर्योत्तर काल से हमें ये भेद दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके क्या है कि कोई भी रियासत है, रियासत का आपके कोई भी राजा है, किंग, कोई भी राजा है, तो इस राजा की आपके 2 तरह की प्रॉपर्टी है। एक तो इसकी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। पर्सनल प्रॉपर्टी निजी संपत्ति होगी राजा की, और एक आपकी क्या होगी, इसकी टेरिटरी होगी, राज्य क्षेत्र होगा इसका। राजा है, राजा की एक तो निजी संपत्ति होगी और एक आपकी क्या होगी, उसकी टेरिटरी या राज्य क्षेत्र होगा। ठीक है, प्रत्येक रियासत के पास आपके 2 तरह के मामले हमें देखने को मिलते हैं। 2 तरह के मामले भी आपके कौन से, देखिए इस रियासत में अगर कोई, देखिए वैध पुत्र का मामला है और एक दत्तक पुत्र है। इस रियासत में भी आपकी किसका, वैध पुत्र का मामला है और दत्तक पुत्र का मामला है। और इस रियासत में भी आपके वैध पुत्र का मामला है और दत्तक पुत्र का मामला है। तीनों रियासतों में आपके दोनों तरह के मामले हैं। ठीक है, तो तीनों रियासतों में ये क्या कह रहे हैं कि जहां वैध पुत्र है, ठीक है, उसका आपके इस पर अधिकार है, दत्तक पुत्र का भी इस पर अधिकार है, वैध पुत्र का भी इस पर अधिकार है, दत्तक पुत्र का भी इस पर अधिकार है। उसी प्रकार आपके वैध पुत्र का भी इस पर अधिकार है और दत्तक पुत्र का भी किस पर अधिकार है, इस पर अधिकार है, पर्सनल प्रॉपर्टी पर। पर्सनल प्रॉपर्टी पर वैध पुत्र का और दत्तक पुत्र का दोनों का अधिकार है। इसमें आपके अंग्रेज या इस कंपनी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, कि प्रॉब्लम है जहां दत्तक पुत्र है। और दत्तक पुत्र के मामले में आपके वो क्या कह रहे हैं कि ये अगर R1 रियासत का दत्तक पुत्र है तो इसका आपके किस पर अधिकार है, टेरिटरी पर अधिकार है। वैध पुत्र का भी है, इसमें कुछ नहीं करेंगे वो। दूसरा आपके इसके वैध पुत्र का भी अधिकार है और दत्तक पुत्र का अधिकार है कि नहीं है, इसको हम सोच के बताएंगे कि भाई कि होगा कि नहीं होगा। डलहौजी कहता है सामान्यतः हम अनुमति दे देंगे, लेकिन आवश्यक नहीं है कि अनुमति देंगे ही देंगे। और वैध पुत्र के मामले में R3 रियासत का अधिकार तो है, लेकिन दत्तक पुत्र के मामले में यह अधिकार नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई आपके सवाल जवाब नहीं किया जाए, हम उस रियासत का विलय करके छोड़ेंगे, उसको सामान्यतः नहीं छोड़ेंगे। डलहौजी की आपके कौन सी है, ये गोद निषेध की नीति है। डलहौजी की गोद निषेध की नीति है। अब इसी नीति के तहत आपके देखिए इसने क्या क्या किया, 1848 में सतारा का विलय कर लिया। जैसे देखिए 1848 ईस्वी सतारा का विलय। सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र में। 1849 में जैतपुर का विलय। 1849 में किसका विलय कर लिया, जैतपुर का। कहाँ पर है कि MP में है, इसका विलय कर लिया। ये कहाँ पर है कि भाई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तीसरा संबलपुर उड़ीसा का 1849 में ही विलय कर लिया गया। 1849 ईस्वी में ही संबलपुर का विलय। संबलपुर कहाँ पड़ गया, उड़ीसा में। संबलपुर उड़ीसा का विलय आपके इसी आधार पर कर लिया गया है। ठीक है, तीसरी बात आपके बघाट पंजाब का 1850 में विलय कर लिया गया। 1850 में बघाट पंजाब का विलय कर लिया गया।
बघाट पंजाब का विलय कर लिया गया। उदयपुर का आपके विलय 1852 ईस्वी में कर लिया गया। 1852 ईस्वी में उदयपुर, या कहीं कहीं उदयपुर लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन याद रखना है कि ये एमपी वाला है। कहाँ का है? एमपी वाला। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके झांसी का 1853 में, 1853 में आपके झांसी यूपी का विलय कर लिया गया। 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय कर लिया गया। 1854 ईस्वी में नागपुर महाराष्ट्र का विलय कर लिया गया। और 1855 ईस्वी में करौली का विलय कर लिया गया। लेकिन करौली का जो विलय किया है, इस करौली के विलय को आपके किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है कि भाई करौली हमारे संरक्षित मित्र के रूप में है, इसलिए इसका विलय नहीं किया जाएगा। उधर आपके कैनिंग के द्वारा उदयपुर के विलय को भी निरस्त कर दिया जाता है। तो उदयपुर के विलय को निरस्त कर दिया गया कैनिंग के द्वारा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा करौली के विलय को निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है। ये आपकी किसकी? डलहौजी की आपकी गोद निषेध नीति है, जिसके अंतर्गत आपके इसने रियासतों के विलय की नीति को बल प्रदान किया है। अब इसी में हम आपके लौटते हैं। देखिए कि यहां पर क्या हुआ, गोद निषेध का आपके ये पॉलिसी हुई। ठीक है। इसके पश्चात इनकी जो नीति थी ये, इसी के कारण आपके कालांतर में 1857 का विद्रोह भड़क उठता है। और इस विद्रोह के भड़क उठने के कारण कंपनी की आपके पॉलिसी में नीतिगत परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। कंपनी अपनी पॉलिसी में आपके नीतिगत परिवर्तन लाती है और रियासतों को अपने सहायक के रूप में स्थापित करने का कार्य करती है। तो हम आपके नेक्स्ट क्लास में 1857 के पश्चात आपके देशी रियासतों के प्रति कंपनी सरकार की क्या पॉलिसी रही, अंग्रेज सरकार की क्या पॉलिसी रही, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।